हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेल्डिंग। वेल्डिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रोडक्शन से 3 नंबर का आता है वेल्डिंग से। तो वेल्डिंग को आज हम लोग पढ़ेंगे। वेल्डिंग जनरली 2 वर्क पीस को जोड़ने की एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस कई तरह से हो सकती है, जो कि मैं पार्ट के द्वारा बताना चाहूँगा। वेल्डिंग की प्रोसेस है जैसे कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो गई, फ्यूज़न और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और सॉलिड एंड लिक्विड। स्टेट। तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को जनरली ऑटोजीनस वेल्डिंग भी बोलते हैं। ऑटोजीनस वेल्डिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई अलग से फिलर मटेरियल, कोई अलग से एलॉय एलिमेंट्स नहीं यूज़ होते। इसमें कुछ अलग से नहीं यूज़ होता है। जिन वर्क पीस को हम जोड़ने जा रहे हैं उन्हीं वर्क पीस में कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि उनमें हीट प्रोड्यूस हो और उस हीट से हम लोग अलग से फोर्स लगाएं, इम्पैक्ट लगाएं और वो जुड़ जाए। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि शाफ्ट है, 2 शाफ्ट को हमको जोड़ना है। तो इसके जोड़ने के लिए अगर अलग से हम लोग फिलर मटेरियल लगा देंगे, कुछ अलग से लगा देंगे, तो इसमें जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए, इसको जोड़ने के लिए हम ऑटोजीनस वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। इस वेल्डिंग के पार्ट्स हैं एक्सप्लोजिव, फ्रिक्शन, फोर्ज, डिफ्यूज़न और अल्ट्रासोनिक। फिर लिक्विड स्टेट या कि फ्यूज़न स्टेट, इसमें फिलर मटेरियल अलग से यूज़ होता है, या कि हम इसमें क्या करते हैं कि सेम प्रॉपर्टीज़ के एलॉइंग एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं इनको जोड़ने के लिए। इनके पार्ट्स हैं, इसके प्रोसेस है आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में आर्क के थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी और उससे वेल्डिंग होगी। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस रहेगा, 2 वर्क पीस के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा और हम लोग हाई करंट पास करेंगे तो उससे वेल्डिंग होगी। केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शंस होंगी जैसे गैस और थर्मिट वेल्डिंग हो गया। फिर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये हेट्रोजीनस प्रोसेस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस का मतलब ये है कि इसको होमोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब कि अलग से, जो हम अलग से फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। जिसको हम जोड़ेंगे, जिन वर्क पीस को हम जोड़ेंगे उससे, उसकी प्रॉपर्टीज से अलग फिलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके टाइप्स हैं ब्रेजिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया और ब्रेज वेल्डिंग। फिर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में क्या रहता है कि अपना एक वर्क पीस है, वर्क पीस को हम पावर सप्लाई में, इसको हम जनरली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये रहेगा और पॉजिटिव वर्क पीस रहेगा और अपना जो इलेक्ट्रोड रहेगा निगेटिव पे। ये जनरली ऐसा रहता है, इलेक्ट्रोड जो अपना है वो पॉजिटिव पे भी हो सकता है, वर्क पीस निगेटिव पर भी हो सकता है। मैं बताऊंगा ऐसा करने से क्या होता है और क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको पहले हम जो इलेक्ट्रोड है अपना उसको वर्क पीस से टच कराएंगे। वर्क पीस से टच कराने के बाद कुछ डिस्टेंस पे ले जाएंगे, जिससे जो डिस्टेंस कहलाती है आर्क लेंथ। और इस आर्क लेंथ से क्या होता है कि जो आयंस रहते हैं, आयंस यहाँ से इस पे, चूँकि ये निगेटिव पे कनेक्टेड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स चूँकि डिस्टेंस कर देने से उनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। आर्क कैसे प्रोड्यूस हो जाता है? आर्क प्रोड्यूस डिस्टेंस पोलैरिटी नेचर के कारण
ड्यू टू पोलर नेचर इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रोड टू द वर्क पीस। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किया, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जाके यहाँ पर टकराई, तो ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ के जो पॉजिटिव आयंस थे ये भी मूव करने लगे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जब अपना इलेक्ट्रोड निगेटिव पे रहेगा, इलेक्ट्रोड निगेटिव पे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करके यहाँ पर टकराएंगे, तो 2/3 ऑफ एनर्जी, 2/3 ऑफ टोटल हीट यहाँ पर जनरेट होगी वर्क पीस में, और 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होगी इलेक्ट्रोड में। और इस जब इलेक्ट्रोड निगेटिव पे रहता है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट स्टेट पोलरिटी। एक होता है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी में क्या है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी में अपना जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव पे हो जाएगा और वर्क पीस निगेटिव पे हो जाएगा, वर्क पीस निगेटिव पे हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए, वर्क पीस से इलेक्ट्रॉन मूव किए इलेक्ट्रोड की तरफ, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव होंगे, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव होंगे तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी इलेक्ट्रोड में। तो 2/3 ऑफ हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रोड में और 1/3 जनरेट होती है वर्क पीस में। तो जब हमको कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मतलब कि जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग में बहुत बार क्वेश्चन आता है गेट में, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो जब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होगा तो हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने के लिए। जब इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तब हम वर्क पीस को निगेटिव पे रखते हैं। और जैसा कि TIG वेल्डिंग हो गया, TIG वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ होता है और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये पोलैरिटी यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोड में। अब चूँकि अपना इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है, कंज्यूम तो वो होगा ही नहीं, तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसका यूज़ डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह के एप्लीकेशंस रहते हैं। डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी से क्वेश्चंस जो कंपटीशन में बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि डायरेक्ट करंट रिवर्स और डायरेक्ट करंट स्ट्रेट। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या रहता है कि अपना जो वर्क पीस है वो वर्क पीस पॉजिटिव पे है। जब वर्क पीस पॉजिटिव पे है तो ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी वर्क पीस में। तो ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई वर्क पीस में तो सीधे पेनिट्रेशन होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा रहेगी, विड्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम रहेगी। विड्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम क्यों रहेगी? क्योंकि ज़्यादा हीट जब जनरेट होगी तो सीधे डेप्थ तक पेनिट्रेशन होता जाएगा, डेप्थ तक वेल्ड पूल बनता जाएगा और विड्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में अपना विड्थ बहुत ज़्यादा होगा। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत कम रहेगा। और इनमें ये रहता है कि जो वर्क पीस हायर वेलोसिटी से मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि हायर डिपोजिशन रेट है। ड्यू टू हायर डिपोजिशन रेट वर्क पीस विल मूव विद द हायर वेलोसिटी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इससे। फिर आर्क वेल्डिंग में अपना एक जो डिफेक्ट है बहुत बार देखने को आता है, डिफेक्ट का नाम है आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्या है? आर्क ब्लो ये है कि जब
जब हमारा वर्क पीस जो है वर्क पीस हो गया और ये इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड मतलब टूल, जनरली मैं इलेक्ट्रोड बार बार टूल को ही बोल रहा हूँ। तो जो अपना इलेक्ट्रोड हो गया, टूल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड जो है बेयर इलेक्ट्रोड विथ डीसी। जब डीसी आर्क ब्लो केवल डीसी में होता है, डायरेक्ट करंट में क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। और ये तभी होता है जब बेयर इलेक्ट्रोड मतलब खाली इलेक्ट्रोड, इसमें कोई फ्लक्स की कोटिंग वगैरह या कि कोई अलग से सील्डिंग कुछ की नहीं रहती, मतलब ये टोटली बेयर इलेक्ट्रोड रहते हैं। जब बेयर इलेक्ट्रोड रहते हैं तभी ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है इसमें, जब हम इनमें आर्क हमने इसको टच किया, टच करने के बाद डिस्टेंस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूव होने लगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है चारों तरफ। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करना चाहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे अर्थ में ट्रांसमिट हो जाना चाहती है। ट्रांसमिट हो जाएगी तो उसका इफेक्ट निग्लेजिबल हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ वर्क पीस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो वर्क पीस की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का नहीं डिफ्लेक्ट हो गई। इसके डिफ्लेक्शन के कारण जो यहाँ पे जो आर्क एल लेंथ था, जैसे कि आर्क ए सी है, तो ये आर्क भी इस इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिफ्लेक्शन के कारण ये भी डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफ्लेक्ट हुई तो ये जो अपना आर्क लेंथ था जो ये था वो भी डिफ्लेक्ट हो गया। इसके भी डिफ्लेक्ट के कारण जो यहाँ पर वेल्ड पूल था अपना, वेल्ड पूल, इसके जस्ट डिफ्लेक्शन के कारण ये वेल्ड पूल साथ साथ में कुछ यहाँ पर जा चला गया। और ये जो सरफेस पे जो हमने वेल्ड पूल बना था वो यहाँ पर, तो ये वर्क पीस के अंदर चला गया, वर्क पीस के अंदर जाके सॉलिडिफाई हो गया। तो इसमें अंदर स्ट्रेस जनरेट हो गई, स्ट्रेस हो गया और ये सब हो गया, इंटरनल स्ट्रेस आ गई इसमें, ये जाके मेल्ट नहीं हुआ और बहुत तरह की प्रॉब्लम हुई। तो इसको बोलते हैं वेल्ड स्पैटर, इसको बोलते हैं वेल्ड स्पैटर। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब अपना इलेक्ट्रोड बेयर इलेक्ट्रोड रहता है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूल से पोलर नेचर के कारण टूल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वर्क पीस की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जिससे कि जो अपना आर्क था वो आर्क स्टेबल नहीं रहता और जस्ट इसके डिफ्लेक्शन के कारण जो यहाँ पर वेल्ड पूल था वो जाके वर्क पीस के अंदर इंट्रैप हो जाता है। इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर एक अलग से कुछ वर्क पीस रख देंगे, जो कि जो लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, वो यहाँ ना करके यहाँ सीधे अर्थ पे ट्रांसमिट हो जाती। बचाने के लिए इसको बोलते हैं टैब इन, या कि फिर हम फ्लक्स की कोटिंग कर दें। जो अपना इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बाहर हम फ्लक्स की कोटिंग कर दें। फ्लक्स की कोटिंग करने से क्या होता है, फ्लक्स की कोटिंग करने से ये एक डीऑक्सीडाइज़र की तरह यूज़ होता है। डीऑक्सीडाइज़र की तरह का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम अल्युमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं, अल्युमिनियम है अपना, हमने वेल्ड पूल बना लिया, हीट किया, वेल्ड पूल बन गया। अब अल्युमिनियम की ये टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्साइड बहुत जल्दी फॉर्म कर लेता है, तो ये बाहर एयर से रिएक्शन करके इसने ऑक्साइड बना लिया, और अगर ये ऑक्साइड बना लिया तो ये हार्ड और ब्रिटल इन नेचर हो जाएगा, पूरी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ये फ्लक्स है, हमने जो फ्लक्स बनाया ये भी मेल्ट हुआ और इसके ऊपर एक स्लैग बन गया। स्लैग मतलब कि वेल्ड पूल जो अपना है उसकी कवरिंग कर ली, कोटिंग कर ली, और ये बाहर रिएक्शन नहीं होने देता।
इस तरह का काम करता है फ्लक्स। और डिफरेंट फ्लक्स हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट के लिए। जैसा कि अगर हम गैस फॉर्मिंग कंपाउंड चाहते हैं तो सेलुलोज या CO2 यूज़ होता है। एलॉइंग एलिमेंट चाहते हैं तो फ्लक्स हम यूज़ करते हैं, एलॉइंग के लिए चाहते हैं तो फ्लक्स यूज़ करते हैं, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, इस तरह से यूज़ करते हैं। फिर है आर्क वेल्डिंग में सबसे अच्छा टॉपिक है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क में क्या रहता है कि जो अपना जैसे वर्क पीस है, वर्क पीस है तो वर्क पीस में जो इलेक्ट्रोड रहता है वो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है वो इलेक्ट्रोड अंदर ढका हुआ रहता है। ढका हुआ कैसे रहता है? बाहर फ्लक्स से ढका हुआ रहता है। फ्लक्स से ढका हुआ रहता है स्लैग, फ्लक्स कोटिंग रहती है, फ्लक्स कोटिंग मेल्ट होके स्लैग में कन्वर्ट होता है, स्लैग से ढका हुआ रहता है। स्लैग से ढका हुआ रहने का मतलब ये है कि अंदर जो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जा कर के वर्क पीस से टच किया, पूरी वही प्रोसेस है आर्क वेल्डिंग वाली, जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका। और यहाँ पे हीट एक्सेस अमाउंट में हीट जनरेट हुई तो ये वर्क पीस में एक वेल्ड पूल बना। वेल्ड पूल मतलब वेल्ड हुआ और जो फ्लक्स था, फ्लक्स जाके मिल्ट हुआ, मिल्ट होकर कवरिंग हो गई, इसकी कोटिंग हो गई स्लैग की। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो रहती है वो यहीं रहती है। स्पीड यहाँ ज़्यादा क्यों रहती है? स्पीड यहाँ ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि इसमें कोई ऑक्साइड फॉर्मेशन का कोई डर नहीं रहता, वेल्ड डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है और डेप्थ भी ज़्यादा रहती है, सब कुछ ज़्यादा रहता है। यहाँ स्लैग इंक्लूज़न क्यों नहीं होता? स्लैग इंक्लूज़न क्यों इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर जब वेल्ड अपनी हीट जनरेशन अंदर हो रहा है तो जो स्लैग कुछ अंदर गया भी तो वो भी बॉयंसी इफेक्ट के कारण फिर से ऊपर आ गया, लोअर डेंसिटी होने के कारण फिर से ऊपर आ गया, तो ऊपर कोटिंग रहती है उसकी। और इसमें जो हम लोग फ्लक्स यूज़ करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO का फ्लक्स यूज़ होता है और इसका यूज़ जनरली प्रेशर वेसल्स के फैब्रिकेशन के लिए इन सब यूज़ों के लिए होता है। फिर आता है वेल्डिंग डिफेक्ट्स। वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है? वेल्डिंग डिफेक्ट्स में जनरली वेल्डिंग डिफेक्ट्स, गैस डिफेक्ट, गैस पोरोसिटी हो गया, स्लैग इंक्लूज़न, गैस पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूज़न और वेल्ड स्पैटर तो मैंने बता ही दिया, लैक ऑफ फ्यूज़न एंड पेनिट्रेशन, गैस पोरोसिटी क्या है? गैस पोरोसिटी ये है कि जब एटमॉस्फेरिक गैसेस जो अपना वेल्ड पूल है, वेल्ड पूल के ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस का रिएक्शन हो जाता है और ये अपर लेयर सॉलिडिफाई होने के कारण वो इंट्रैप हो जाती हैं अंदर। और इससे बचने के लिए हम या कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीटिंग करें ताकि जो वेल्ड गैसेस हैं वो रिमूव हो जाएं, या कि इसके लिए हम कर सकते हैं मेटल इनर्ट गैसेस की बाहर प्रोटेक्शन रखें इनर्ट गैसेस का, ताकि गैस रिएक्ट ना होने पाए। इनर्ट गैसेस क्या रहता है? नोबल गैसेस रहती हैं तो रिएक्शन किसी से नहीं करती, तो ये बाहर एटमॉस्फेरिक गैसेस अंदर ना आ पाएँ। स्लैग इंक्लूज़न जैसा कि मैंने बताया, स्लैग इंक्लूज़न में इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इम्प्रॉपर पोजिशनिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अपना वर्क पीस ऐसा है और हमने दूसरे डायरेक्शन में, या कि जैसे अपना वेल्ड पूल इस तरह का बना हुआ है और हमने
जस्ट वर्टिकल पे अगर पोजीशनिंग कर दी टूल की, वर्क पीस की टूल की, तो इससे जो अपना विल्ड पूल है वो विल्ड पूल जैसे स्प्लैटर नहीं है, स्प्लैटर मतलब स्प्लैशिंग, तो उस तरह इम्प्रॉपर पोजीशनिंग के कारण ये होता है। और इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट इन द लिक्विड मेटल, इसके कारण भी होता है। फिर आता है वेल्ड स्पैटर। वेल्ड स्पैटर तो मैंने बता दिया। लैक ऑफ फ्यूज़न एंड पेनिट्रेशन। लैक ऑफ फ्यूज़न पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे कि अपना वर्क पीस ऐसा है और पूरी तरह से ना वेल्ड पूल पूरी तरह से ना बन पाए, जैसे कि ऐसे रहे, ऐसे ऐसे ऐसा वेल्ड पूल बना है, तो ये लैक ऑफ फ्यूज़न है। ये वाला हिस्सा लैक ऑफ फ्यूज़न, ये ज़्यादा हीट ना प्रोवाइड कराने के कारण होता है। कम हीट है तो ये हो जाता है। ओके, थैंक यू।